हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों, हमने ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और आज की क्लास में मैं आपको आरपीएससी स्कूल लेक्चरर जो ग्रेड फर्स्ट का जो एग्जाम होता है उसका जो लिटरेचर वाला पोर्शन है मैं वो शुरू करना चाहता हूं। इससे पहले मैंने आपको लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाए थे, वो हमारी 16-17 घंटे की क्लासेस हैं, उनको आप जरूर देख लें। उनको देखने के बाद, उनको समझने के बाद फिर आप लोग ग्रेड फर्स्ट का जो ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है उस पर आना। तो इंग्लिश लिटरेचर का जो ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले एक पार्ट है पोएट्री, जिसमें 8 पोएट्री दे रखी हैं आपको, 8 पोएम्स दे रखी हैं। एक्चुअली उस पोएट्री में 8 पोएम्स आपको दी हुई हैं, ठीक है। तो पोएट्री की अगर हम बात करें तो देयर आर 8 पोएम्स इन द सिलेबस। हमारे यहाँ 8 पोएम्स है स्कूल लेक्चरर के सिलेबस में। उसमें जो पहली पोएम आपको है दे रखी जो सिलेबस में है वो है ऑन हिज blindness. On his blindness. This poem was composed by John Milton. ये पोएम जॉन मिल्टन ने लिखी। हालांकि जॉन मिल्टन ने इस पोएम का शुरू में जो नाम दिया था वो नाम था इसकी कविता की जो पहली लाइन है उसके हिसाब से, When I consider how my light spent. Originally, this name was given to the poem by John Milton. John Milton ने ये नाम दिया था अपनी पोएम को, and this is the very first line of the poem. पोएम की बहुत सबसे पहली लाइन भी यही है। और बाद में एक पोएट थे जिनका नाम था न्यूटन, टॉमस न्यूटन। उन्होंने इस पोएम को नाम दिया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। बाद में ये नाम दिया गया ऑन हिज ब्लाइंडनेस, न्यूटन के द्वारा, टॉमस न्यूटन के द्वारा ये नाम दिया गया, ठीक है। और जॉन मिल्टन ने जो नाम दिया था अपना पोएम का वो था व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट स्पेंट। ये जो पोएम है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। जॉन मिल्टन बहुत बहुत रिनाउंड पोएट रहे, स्कॉलर थे, क्लासिकल पोएट थे। इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी जो अपने आप में एक मास्टरपीस है जॉन मिल्टन का। मतलब जॉन मिल्टन लिटरेचर में, पोएट्री में बहुत बड़ा नाम है, वो पायोनियर हैं इंग्लिश लिटरेचर के। और 1608 में उनका बर्थ हुआ, 1608 में बर्थ हुआ और 1674 तक रहे। और इनकी जो ये पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये अंधे हो गए थे और उनके बाद इन्होंने लिखी 1655 में। ब्लाइंडनेस, खुद जॉन मिल्टन जो थे वो क्लासिकल पोएट थे और उस जमाने में माना जाता था कि पोएट्स को ना बहुत पढ़ना चाहिए, खूब लिखना चाहिए। तो ही वॉज एक्चुअली स्कॉलर एंड टिल मिडनाइट ही यूज्ड टू स्टडी। वो पूरी पूरी रात पढ़ा करते थे। ही यूज्ड टू बर्न हिज मिडनाइट ऑयल। और बहुत मेहनत करने की वजह से ही लॉस्ट हिज आईसाइट, इनकी आईसाइट चली गई। he became blind in 16 at the age of 44. it means 1652 में at the age of 44 he became totally blind. जॉन मिल्टन बिल्कुल ब्लाइंड हो गए और ब्लाइंड होने की वजह से इनको बड़ा ना दुख हुआ, बहुत बहुत ज्यादा इनको सोरो फील हुआ। बहुत, ये आप कह सकते हैं कि ये पैथोस एक्सप्रेस करती है दिस पोएम एक्सप्रेसेस पैथोस। ये एक्चुअली ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है अगर हम बात करें।
तो ये ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। ऑटोबायोग्राफिकल मींस इसमें इन्होंने खुद के बारे में बताया है। इस लाइन क्या देखना, शुरू में आया है व्हेन आई कंसीडर, तो आई का यूज हुआ है, यानी कि अपने बारे में बता रहे हैं। तो जो स्पीकर है इस पोयम का, दैट इज पोएट हिमसेल्फ, वो खुद पोएट ही हैं और उन्होंने अपने बारे में ही इसमें पोएम में बताया है कि जब वो ब्लाइंड हो गए एट द एज ऑफ 44, तो ही बिकेम वेरी सैड, और उन सैडनेस को, उस पैथोस को, सफरिंग को, पेन को इस पोएम के थ्रू उन्होंने एक्सप्रेस किया है। ठीक है, बहुत अच्छी पोएम है उनकी। एक मतलब कहते हैं ना कि उनकी जॉन मिल्टन की पोएम्स जितनी भी उन्होंने लिखी हैं उनमें से ये पोएम एक बहुत अहम स्थान रखती है, बहुत आगे इसका नाम है। और ऑटोबायोग्राफिकल है, पैथोस दुख को एक्सप्रेस करती है और है ना भगवान की बात करती है, गॉड। एक तरह से रिलीजियस पोएट है, पोएम है। खुद मिल्टन भी रिलीजियस पोएट है, धार्मिक पोएट हैं, और उन्होंने इस पोएम को भी रिलीजियस लिखा है, मतलब धार्मिक तरीके से लिखा है। और वो भगवान में विश्वास करने की बात करते हैं, बिलीव इन गॉड। वो कहते हैं कि हमें भगवान में विश्वास करना चाहिए। हालांकि इस पोएम में थोड़ा वो दुख भी प्रकट करते हैं कि यार मेरी भगवान, आपने मेरी नजर क्यों छीन ली, आईसाइट मुझसे क्यों मुझे दूर कर दिया। और थोड़ा वो शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं। हालांकि उनको उस कंप्लेन का बाद में खुद को भी एहसास होता है कि यार भगवान से मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए, मुझे कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। उनके आदेश को, उनके डिक्री को, डिक्री ऑफ गॉड, जो भगवान के आदेश हैं, उन्हें ना हमें बिना क्वेश्चन करे, बिना एनी क्वेश्चनिंग, हमें ना उसको मान लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, सबमिट कर लेना चाहिए। जैसा भगवान ने चाहते हैं ना हमें वैसा ही करना चाहिए। जॉब की बात पर वो कहते हैं, जॉब जो बाइबल में जिनका मेंशन है, वो कहते हैं कि नैग्ड वी केम एंड नैग्ड शैल वी गो, हम नंगे ही आए थे, नंगे ही जाएंगे। गॉड हैज गिवन अस एंड गॉड हैज टेकन अस, गॉड हमें दे रहा है, वही ले रहा है, तो हमें दुख करने की जरूरत नहीं है। हम तो नंगे आए थे, नंगे जाएंगे। भगवान ने हमें दिया है, वही हमसे ले रहा है, तो हमें दुख करने की जरूरत नहीं है। उसने हमें आंखें दी हैं, अगर वो वापस भी ले रहा है तो उसकी चीजें उसने दे ली, वापस ले ली। तो कहता है कि भगवान में विश्वास करना चाहिए, जो वो कहता है हमें करना चाहिए, है ना। हमें वो कहता है कि स्टैंड एंड वेट, हमें खड़े रहें और वेट करें भगवान के आदेश का, डिक्री ऑफ गॉड, और उनके आदेश को हमें फॉलो करना चाहिए, जिसमें हमें कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। जो भगवान चाह रहे हैं हमें वो काम करना चाहिए। तो इस तरह से जॉन मिल्टन भगवान में विश्वास को बात करते हैं। इस पोएम का ये एक तरह से मतलब थीम कह सकते हैं, ये जिस्ट है पोएम का, ये सेंट्रल आइडिया है। और रिलीजियस पोएम है, पैथोस को व्यक्त करती है, ऑटोबायोग्राफिकल है, जॉन मिल्टन ने ये पोएम लिखी है। एंड वन मोर थिंग, दिस पोएम इज एक्चुअली अ सोनेट। ये सोनेट है। सोनेट क्या होता है? ए शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स। इस पोएम में भी 14 लाइन्स हैं। ईच लाइन हैज बीन रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। हर लाइन आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। और जो मैंने आपको लिटरेचर वाला पोर्शन पढ़ा रखा है, शुरू में जो थियरी पढ़ाई है आपको मैंने, जिसमें फिगर ऑफ स्पीचेज हैं, उसमें अपने सारे लिटरेरी टर्म्स हैं, तो उसमें मैंने एक पढ़ा रखा है आपको सोनेट के बारे में और मीटर के बारे में। तो वहां देखना, आपको हम बता रखा है आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। आयम्बिक पेंटामीटर मींस, आयम्बिक का मतलब तो होता है कि अनस्ट्रेस सिलेबल पहले आएगा, प्लस स्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और स्ट्रेस सिलेबल, ये तो हो गया आयम्बिक। और पेंटामीटर मींस इसमें 5 फीट होंगे, ऐसे दो दो के 5 फीट होंगे, तो 10 सिलेबल होंगे। डेका सिलेबिक पोएम है ये, सोनेट है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए कि ये जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये किस प्रकार की पोएम है? क्या ये एलिजी है, क्या ये सोनेट है, क्या ये ऑड है? तो ये दोस्तों सोनेट है। और सोनेट भी अगर हम बात करें, पेट्रार्कन सोनेट है। दिस इज अ पेट्रार्कन सोनेट। ये पेट्रार्कन सोनेट है। इसको आप मिल्टॉनिक सोनेट भी कह सकते हैं, जो मिल्टन ने लिखा है, इसको आप मिल्टॉनिक सोनेट भी कह सकते हैं।
एक सोनेट में 14 लाइंस होती हैं, 14 लाइंस, और ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। जॉन मिल्टन के एक्चुअली एक बहुत फेमस पोएट थे और इन्होंने टोटल जो है 24 सोनेट्स लिखे थे। देयर आर 24 सोनेट्स रिटन बाय जॉन मिल्टन। 24 सोनेट्स जॉन मिल्टन ने लिखे हैं, जिनमें से 19 सोनेट तो उन्होंने इंग्लिश में लिखे हैं और 5 सोनेट उन्होंने इटालियन लैंग्वेज में लिखे हैं। 19 उन्होंने इंग्लिश लिखे हैं और 5 सोनेट उन्होंने इटालियन लैंग्वेज में लिखे हैं। तो टोटल उन्होंने 24 सोनेट्स लिखे हैं, जिनमें से एक सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी है। ये भी एक सोनेट है और ये मिल्टॉनिक सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट में क्या होता है दोस्तों, इसमें ना 14 लाइंस होती हैं और 14 लाइंस को दो पार्ट में बांट देते हैं हम लोग, ऑक्टेव और सेस्टेट। आप देखना, तो इस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको ये पार्ट मिलेंगे। इसमें ऑक्टेव में 8 लाइंस होती हैं, देयर आर 8 लाइंस इन ऑक्टेव। जो पेट्रार्कन सोनेट होते हैं उनका पैटर्न यही होता है। सेस्टेट में 6 लाइंस हैं, ऑक्टेव में 8 लाइंस हैं, सेस्टेट में 6 लाइंस हैं और टोटल 8 और 6 14 लाइंस हो गई। ठीक है, इनकी जो राइम स्कीम है, मैं जो ये बातें आपको पढ़ा रहा हूं, इन सब पे मैं क्वेश्चंस पूछूंगा और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो स्कूल लेक्चरर हो, चाहे वो कॉलेज एजुकेशन का कोई एग्जाम हो, चाहे संस्कृत डिपार्टमेंट का कोई लेक्चर एग्जाम हो, वो सारे क्वेश्चन जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन की इस पोएम पर जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो सब मैं आपको करवाऊंगा। और जो बातें मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, वो मैं आपको पीपीटी के थ्रू भी पढ़ाऊंगा और सारे चीज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इन कॉन्सेप्ट के क्लियर होने के बाद जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय। ठीक है ना, आपको ये पोएम बिल्कुल समझ में आ जाएगी। मैं बताऊंगा कि पढ़ना क्या और क्या नहीं पढ़ना इस पोएम में आप लोगों को। तो फिलहाल जो बता रहा हूं कि पोएम है क्या, किसने लिखी है, किस तरह से लिखी गई है, इन सब पे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। तो ये पेट्रार्कन सोनेट है, इसमें 14 लाइंस हैं, ऑक्टेव 8 लाइंस और सेस्टेट की 6 लाइंस। ये मिल्टॉनिक सोनेट है, थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज होगा, स्ट्रक्चर में बात करेंगे। इसकी जो राइम स्कीम है, ऑक्टेव की बात करें तो ए बी बी ए और ए बी बी ए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस तो हो गई ऑक्टेव की। ये राइम स्कीम जानते होंगे, मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को। और सेस्टेट में उसमें होगा सी डी ई, ए बी बी ए, सी डी ई। ठीक है, तो इसको मैंने आपको याद करवाया था, ध्यान हो तो। राइम स्कीम में इसको हम बोलते हैं अब्बा अब्बा कीड़े कीड़े। क्या बोलेंगे दोस्तों, अब्बा अब्बा कीड़े कीड़े। ये राइम स्कीम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। ये क्वेश्चन पूछा गया है कॉलेज एजुकेशन में। और एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस का जो सेस्टेट है, उसके सेस्टेट की राइम स्कीम क्या है, तो सी डी ई, यानी कीड़े कीड़े, ऐसे याद रख लेना आप लोग, सी डी ई। और अगर हम बात करें इसके ऑक्टेव की, तो अब्बा अब्बा, ए बी बी ए, ये राइम स्कीम है। तो टोटल राइम स्कीम ये हो गई ए बी बी ए, सी डी, ये राइम स्कीम हो गई। जॉन मिल्टन का जो ये सोनेट है, इसमें खास बात है, होता क्या है दोस्तों, पेट्रार्कन सोनेट में ना एक होता है वोल्टा क्या होता है, ए चेंज ऑफ थॉट। वोल्टा होता है ए चेंज ऑफ थॉट, विचार बदलते हैं, चेंज होते हैं। ऑक्टेव में कोई बात कही जाती है और जब आप सेस्टेट पे आते हो तो उस बात का कोई एक कंक्लूजन निकल के आता है, आप अपने थॉट को चेंज करके बात को कहते हो। तो वो होता है एक्चुअली 8 लाइन के बाद, ऑक्टेव के बाद जब सेस्टेट शुरू होता है तो ऑलमोस्ट 9th लाइन पे आता है, 8 लाइन के बाद आता है। मतलब मिल्टन की खास बात है कि वो 10th लाइन के बाद करता है उसको, खासकर इस वाले सोनेट में। तो इसमें जो वोल्टा है वो 10th लाइन, जब वो उसमें लाइन थोड़ी देर देखिए, 10th और 10th के बाद वाली लाइन में उसका वोल्टा है, जिसमें उसने थॉट को चेंज किया है। तो ये खास बात है इसकी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सोनेट पहले से पता है कि सोनेट क्या होता है, मैंने सब पढ़ा रखा है। उसको एक बार आप वीडियो को जरूर देख लें, उसको आप एक बार चेक कर लें और फिर इसको देखें आप, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ये जॉन मिल्टन का ये जो पोएम है, ये एक सोनेट है, एक्चुअली पेट्रार्कन सोनेट है। देयर आर 14 लाइंस इन दिस पोएम
and it has been divided in two parts, octave and sestet. Octave contains 8 lines, sestet contains 6 lines, and this poem has the rhyme scheme of ABBA, ABBA, CDE, CDE. Okay guys, and there is a volta after 10th line. इसके सोनेट के अंदर 10th लाइन के बाद एक वोल्टा दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। तो ये भी एक खास बात ध्यान रखना, ये एक रिलीजियस पोएम है, ये एक धार्मिक पोएम है। इट एक्सप्रेसेस पैथोस, इसमें पैथोस को एक्सप्रेस किया गया है। और ये पोएम जो ना ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, इसमें खुद मिल्टन के बारे में बताया गया है। वो ये बताता है कि वो किस प्रकार से वो अंधा हो गया, और उसके अंधे होने के बाद, ब्लाइंड होने के बाद, व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड, टोटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, ही इज रिमोर्सिंग कि ही वेस्टेड टाइम, उसने अपना टाइम को वेस्ट कर दिया। एक्चुअली क्या था, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेके जाता हूं। जॉन मिल्टन, मैंने बताया आपको 1608 में पैदा हुए थे और 1674 तक इनका जीवन काल रहा, लाइफ पीरियड रहा इनका। ये ना बीच में ये मान लीजिए कि 25-30 साल की जो एज थी इनकी, ये थोड़ा ना पॉलिटिक्स में घुस गए। उस समय इंग्लैंड में एक बड़ा घमासान चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। वहां का जो लोकतंत्र था, जो डेमोक्रेसी था, जो ओलिवर क्रॉमवेल जिसको लीड कर रहे थे वो, और वहां के जो किंग थे, उस समय के जो कंटेम्प्रेरी जो किंग थे, उन दोनों के बीच में ना बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट था। और बाद में राजा को वहां से हटा दिया गया। ही वॉज बीहेडेड, उनको सर कत्ल कर दिया गया, उनको पद से हटा दिया गया, फिर उनको सर कलम कर दिया गया। और क्रॉमवेल जो है उन्होंने अपना गवर्न वहां करना शुरू कर दिया। और जॉन मिल्टन उनके खास व्यक्ति थे, तो उनके साथ रहने लगे। तो उनका यूरोप और बाकी जगह देशों में वो टूर करने लगे, और उन्होंने सारा जो अपना समय था 7-8-10 साल का उस समय, वो राजनीति में और ऐसे ना अपने सिंपल लैंग्वेज में नेतागिरी में उन्होंने समय को खराब कर दिया। जबकि ही वॉज हैविंग ग्रेट टैलेंट ऑफ पोएट्री, पोएटिक टैलेंट उनमें कूट कूट के भरा था, वो बने ही उसके लिए थे। तो पढ़ते तो थे बट उन्होंने बहुत ज्यादा लिखा नहीं, और उस समय अपना ज्यादा समय उन्होंने पॉलिटिक्स में यूज किया। एंड सडनली ड्यू टू ग्लूकोमा, एक जो डिजीज होती है आंख की, ही लॉस्ट हिज आईसाइट। जो पहली लाइन भी है, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट स्पेंट, स्पेंट मीन्स लॉस्ट, स्पेंट हो गई, खर्च हो गई, खत्म हो गई उनकी जो लाइट थी, लाइट मीन्स आईसाइट। ही बिकेम वेरी सैड। उनको लगा यार कि भगवान ने मुझे टैलेंट दिया और उस टैलेंट को मैं सही ढंग से यूज नहीं कर पाया। अब जब यूज नहीं कर पाया तो शायद जब भगवान से मेरी मुलाकात होगी तो वो मुझे डांटेंगे, ही विल चाइड मी, मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे, स्कॉल्ड मी, कि व्हाई आई वेस्टेड द टैलेंट, व्हाई आई वेस्टेड द गिफ्ट विच वॉज गिवन बाय अलमाइटी गॉड बेस्टोड ऑन मी। जो उन पे मुझ पे जो गिफ्ट दिया था, राइटिंग का स्किल जो मुझे दिया था, पोएटिक टैलेंट जो मुझे दिया था, आई वेस्टेड, मैंने उसको वेस्ट कर दिया। तो ही रिपेंट्स, वो रिपेंट कर रहा है इस पोएम के थ्रू, वो दुख मना रहा है कि भगवान मुझे डांटेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार डांटेंगे जिस प्रकार की वो एक बाइबल में मैथ्यू 25 करके कोई इसका एक पोर्शन है, उसमें एक कहानी दी हुई है, एक आप कह सकते हैं पैरेबल है। पैरेबल मीन्स कुछ ऐसी कहानियों का जिक्र आप करते हैं जिससे आप कनेक्ट करते हैं अपने प्रेजेंट को। कोई कहानी से आप, उसका कोई पैरेलल मीनिंग होता है, किसी पर्सन की कोई स्टोरी होती है जिसका पैरेलल आपके साथ मीनिंग जोड़ते हैं। तो जॉन मिल्टन अपना उस मीनिंग जोड़ रहा है पैरेलली एक पैरेबल से जो मैथ्यू 25 में जिक्र है उसका। उसमें क्या होता है, एक लॉर्ड, एक मालिक, एक जमींदार होता है जिसके 3 सर्वेंट्स होते हैं, मिनियंस होते हैं, 3 सर्वेंट्स 3 मिनियंस होते हैं। एंड ही गैव देम 3 कॉइन्स, उनको वो कॉइन देता है। क्या देता है दोस्तों, मैथ्यू 25 में जिक्र किया गया है। एक मास्टर जो होता है, एक लॉर्ड जो होता है, वो
3 कॉइन देता है अपने 3 सर्वेंट्स को। और जो पहला सर्वेंट होता है वो उस कॉइन को यूज करता है, वो उसको इन्वेस्ट कर देता है, कहीं पर इन्वेस्ट करता है, पैसे को यूज करता है, पैसे को बढ़ाने के लिए सोचता है। दूसरे कॉइन को भी इन्वेस्ट किया जाता है। जो तीसरा सर्वेंट था वो क्या करता है दोस्तों, उस कॉइन को बैरी कर देता है, वो उसको लॉज कर देता है, गाड़ देता है। जैसे अपन नहीं करते, पैसे को अपन अलमारी में रख दिया, गद्दे के नीचे रख दिया, ऐसे ना पहले जमाने में जमीन में गाड़ दिया करते थे कि मुझे मालिक ने पैसा दिया है, वो जब आएंगे तो उनको मैं एज इट इज वो उनको दे दूंगा, मेरे से बर्बाद नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, गुमना नहीं चाहिए, चोरी नहीं होना चाहिए। आई विल रिटर्न द मनी टू माई बॉस, माई लॉर्ड। तो जब मालिक आते हैं कुछ दिनों के बाद तो पूछते हैं भाई आपने क्या किया, कॉइन का पैसे क्या किया, तो कैसा मैंने इस पैसे को बिजनेस में लगाया, इन्वेस्ट किया, और देखो अभी पैसा 10 से 20 हो गया। दूसरा कहता है उसने भी उस पैसे को इन्वेस्ट किया और उसने प्रॉफिट कमाया। तीसरे ने क्या किया, उस पैसे को बैरी कर दिया, गाड़ दिया कहीं पे, और उन्होंने उसको छुपा दिया, हिडन कर दिया, हाइड कर दिया। मालिक लॉर्ड बड़े नाराज होते हैं, बड़ा गुस्सा होते हैं और उसको जॉब से निकाल देते हैं, जॉब से निकाल देते हैं, उसको भेज देते हैं कहीं पर कि तू जा और तेरा सब कुछ ही वास्ता नहीं। ऐसे ही सेम अब पैरेलली अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं जॉन मिल्टन। वो कहते हैं कि कहीं भगवान जो लॉर्ड है, हमारे भगवान है, उन्होंने जो मुझे गिफ्ट दिया राइटिंग का, पोएटिक टैलेंट जो मुझे दिया, क्या कहीं मैंने उस टैलेंट को बर्बाद तो नहीं कर दिया, क्योंकि अब तो मैं अंधा हो गया हूं, ब्लाइंड हो गया हूं, और अब तो मैं पोएम लिख ही नहीं सकता, तो कहीं मैंने उस टैलेंट को बर्बाद तो नहीं कर दिया। ऐसा उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है और डर जाते हो कि भगवान मुझे डांटेंगे, ही विल चाइड मी, वो मुझे डांटेंगे। फिर तभी उनको दिमाग में भी आता है कि क्या भगवान मुझे डांटेंगे वाकई में। एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछते हैं वो, डथ गॉड हैज चाइड मी, क्या वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं डे लाइट जॉब करूं, मैं डे लाइट वर्क करूं, लेबर करूं, क्योंकि मेरे पास रोशनी तो है ही नहीं। तो मैं जब रोशनी नहीं आंखों में, भगवान ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली, तो बताओ मैं कविता कैसे लिखूंगा? हाउ कैन आई राइट पोएम्स? He dare to ask question. He dares to ask question to God. तभी लेकिन बीच में उसको महसूस भी हो जाता है कि यार मैं गलत कर रहा हूं। फॉन्डली आस्क, उसमें वर्ड है फॉन्डली आस्क, कि मैं फुलिशली मैं पूछ रहा हूं भगवान से क्वेश्चन, बट मैं मूर्ख हूं, मुझे भगवान से क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछना चाहिए कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। विदाउट क्वेश्चनिंग आपको उनके आदेश मानने चाहिए, सवाल जवाब नहीं करने चाहिए। तभी उसका जो पेशेंस है, या पेशेंस को ध्यान रखना खास बात है, इसमें पर्सोनिफाई किया गया है। इस कविता खास बात है, इसमें एलिगरी पुरानी कहानियों को लिया गया है, इसमें कुछ रेफरेंस लिए गए हैं, उदाहरण लिए गए हैं बाइबल से, इन सब चीजों से। जैसे इसका लिया मैथ्यू का 25 का जो एक कॉइन वाली कहानी है, टैलेंट वाली जो कहानी है, ऐसे इन्होंने और भी कई सारे वो रेफरेंसेस लिए हैं, एलिगरी इन्होंने यूज की है। तो यहां वो उनका जो पेशेंस है वो बीच में आता है। वो मरमर वो शिकायत करता है, कंप्लेन वो कहता है, उनको बताता है कि भाई नहीं, आपको भगवान की चीजों पर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। आप कोई बात नहीं, भगवान ने आपसे आंखें छीन ली हैं, तो अब वो कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, उनको सब पता है, उनको जरूरत नहीं है आपसे काम करवाने की। आप तो चुपचाप रहो, आप उनके आदेशों की पालना करो, है ना, उनके भगवान के रास्तों में विश्वास करो, बिलीव इन द वे ऑफ गॉड, ठीक है ना, ट्रस्ट हिम, कि वो जो कहते हैं बेस्ट सर्विस तो वही होती है कि आप डायरेक्ट जो है भगवान के आदेश को मानो, बिना किसी क्वेश्चन के करे, ठीक है ना, बिना कोई सवाल जवाब करे और बिना किसी उसके आपको टेंशन लिए हुए। भगवान जो कर रहा है वो सब ठीक कर रहा है, उसने हमें दिया है और वही हमसे ले रहा है, तो दुख मनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके वो अपने आप को लास्ट में, है ना, कहते हैं ना कि थोड़ा सा कंसोल कर लेते हैं। तो एक्चुअली दिस पोएम हैज, if you talk about the structure of this poem, there are 3 parts of this poem. फर्स्ट आपकी कुछ लाइंस में आपको मिलेगा ग्रीफ शो कर रहा हो, बड़ा दुखी है कि मेरी आंखें छिन गई, अब मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, ग्रीफ शो किया जा रहा है। सेकंड में अगर हम बात करें
तो फिर ना वो थोड़ा सा शिकायत कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है भगवान को, क्वेश्चनिंग कर रहा है, सवाल जवाब कर रहा है। फिर तीसरा पार्ट अगर हम करें तो देयर इज रेजिग्नेशन, कि वो अपने आप को रिजाइन कर रहा है, सौंप रहा है भगवान को कि हे प्रभु आप जो हैं बस वही हैं, आप जो कहेंगे मैं तो वही चीज मान लूंगा। ठीक है ना। तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ दिस पोएम, आप कह सकते हैं। ठीक है, इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज किया है, जैसे कि हम बात करें अपने इसकी पेशेंस की, इसमें ओनोमोटोपिया यूज किया है, मरमर। इस पोएम में कुछ थोड़े बहुत जगह आपको जो है एलिटेशन मिलेगा, आपको यहाँ एलिग्रीज मिलेंगी, पैरेबल्स मिलेंगे। तो अच्छी पोएम है, काफी अच्छा इसका स्टैंडर्ड है, और ये अच्छी पोएम मानी जाती है जॉन मिल्टन की, उसकी टॉप जो अच्छी जो पोएम्स हैं उनमें से गिनी जाती है। और एक सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में थोड़ा बहुत आया होगा स्ट्रक्चर, और थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि पोएम क्या है, जॉन मिल्टन ने लिखी है, जो उनके ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मतलब उनके ब्लाइंडनेस पे ही बात करता है। हालांकि ऑन हिज ब्लाइंडनेस नाम उन्होंने नहीं दिया, ये टॉमस न्यूटन ने बाद में ये नाम दिया था। ठीक है ना। उन्होंने तो इसका नाम दिया था व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट स्पेंट, ऐसा करके उन्होंने नाम दिया था, माई लाइट इज स्पेंट। ठीक है, तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता चला होगा, बट घबराने की जरूरत नहीं है। सुनो दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अपने जो पिछले 2011 से जो पोएम्स आ रही हैं, तो मैं उसके एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं, क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए। आपको ना बहुत ज्यादा जॉन मिल्टन की लाइफ के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, कि वो कहां पढ़े, उनके पेरेंट्स का नाम क्या था, कौन कौन स्कूल में पढ़े, किन से उनके अफेयर थे, शादी कितनी किससे हुई, बच्चे कितने पैदा हुए, डजंट मैटर। यू हैव टू फोकस, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द टेक्स्ट, only on the poem which is given in your syllabus. I mean to say, if there is a poem on his blindness, just focus on the lines of the poem, which is the first line, which is the last line. उसमें कौन कौन से उनके मीनिंग्स क्या हैं, उनमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं, ये पोएम के बारे में कॉन्सेंट्रेट करो। ओनली concentrate on the text of the poem, nothing else. 90% question, more than 90% question will be appeared from the text only. So don't worry about any other information, just concentrate on text. Okay guys, तो मैं टेक्स्ट पढ़ा रहा हूं। मेरा तरीका क्या रहेगा पढ़ाने का, मैं हर पोएम में इस तरह शुरू में आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दूंगा, और ये सब बातें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आई हैव रिटन ऑल दीज थिंग्स ऑलरेडी। You will get the print notes and on PPT I will teach them again. मैं उनको वापस दोबारा पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ना इसके बहुत की पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पोएम के निकाले हैं। अगर आपने वो एक पेज पढ़ लिया ना, तो ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन आपके इस पोएम से रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे, ओनली विद द हेल्प ऑफ 1 or 2 पेजेस। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात सही लग रही हो कि हाँ सर सही कह रहे हैं, कि जो इन्होंने 1-2 पेज दिए थे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी में से आते हैं। हम टेक्स्ट को पढ़ेंगे, वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, उसके म्यूजिक को, उसके एंथेस्टिक सेंस को समझने की कोशिश करेंगे, उसके वर्ड मीनिंग को भी देखेंगे थोड़ा सा हम लोग, ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि हम लोग थोड़े इंडियन स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा मदर टंग इन्फ्लुएंस रहता है, तो हमें थोड़ा तो सीखना पड़ेगा मदर टंग के अंदर भी। एंड देन मैं आपको थोड़ा सा जॉन मिल्टन या जो पोएट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा बता दूंगा, और फिर कुछ पीडीएफ के रूप में और कुछ थोड़ा मैं भी बता दूंगा, कि कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा, वो भी आप कर सकते हैं। बट मेरा 2 बातें जो ध्यान देने की है, टेक्स्ट और साथ में उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने जो निकाले हैं आप लोगों के लिए, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के नाम से पोएम के जस्ट बाद में वो पॉइंट्स आपको मिलेंगे, तो उन पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये हमारी पोएम है जो जॉन मिल्टन ने लिखी है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये टेक्स्ट है। As I told you, there are 14 lines. 14 lines हैं। तो ये शुरू की 7 लाइन्स मैंने 2 पार्ट्स में कर दिया, क्योंकि पीपीटी पूरा आ नहीं सकता। आपको आप जब वो देखेंगे, अपना जो नोट्स आपको मिलेंगे उसमें पूरा एक साथ मिलेगा, एक यूनिट के रूप में। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन के, अब देखो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जॉन मिल्टन ने इनमें से कौन सी पोएम लिखी है, आपके सिलेबस जो पूछेगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस किसने लिखी, जॉन मिल्टन ने लिखी, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए।
ये इसकी पहली लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन और कुछ ज्यादा जिनके अच्छे मीनिंग्स होते हैं और जिनमें एक सेंट्रल आइडिया होता है इस लाइन के अंदर, वो आपको लर्न करनी पड़ेंगी कि भाई ये इस लाइन से, इस पोएम से बिलोंग करती है। तो हमारा है व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। देखो व्हेन यूज किया है जो कि एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। आपको मैंने कंजक्शन पढ़ाए हुए हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या होता है, जो जिस सेंटेंस में सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है दोस्तों। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और देखना आगे इसमें, अगर आप देखेंगे सेंटेंस आगे तो एंड से भी जोड़ रहा है। देखो आप, एंड होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है ये बनाता है कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। अगर हम बात करें, एक हमारे पास हुए हैं एमएच निकलसन। उन्होंने कहा कि भाई ये जो पोयम है ना, ये एक वर्स पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ की तरह है। ये ना आपको ऐसा लगेगा कि कोई बात कह रहे, कविता के रूप में कम दिखेगी। वैन से शुरू हो रही है, बीच में एंड आ रहा है, इस लाइन का जवाब भी आ रहा है, वैन आई कंसिडर हाउ माई लाइट स्पेंड। 7 8 जब देखेंगे तो आपको मिलेगा कि उसका जवाब भी आ रहा है। तो एक तरह से पैराग्राफ के रूप में जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस दिए हुए हैं। एमएच निकलसन ने बात कही थी। एमएच निकलसन, उन्होंने कहा था कि ये ना एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस की तरह है, ये एक पैराग्राफ की तरह है जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिए हुए हैं, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिए हुए हैं, और ये सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस दे रखे हैं, वाक्य इस तरह दे रखे हैं, तो ऐसा लगता है मान लो एक पैराग्राफ दिया हुआ है, 14 लाइन्स का एक पैराग्राफ है। ठीक है, तो इसके बारे में ये किसने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है? एमएच निकलसन ने। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिए हुए हैं, व्हेन, एंड, इस तरह के वर्ड्स का यूज किया हुआ है। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, देखिए वापस चलते हैं। व्हेन एक कंजक्शन है, आई आ गया। देखो आप, आई आ गया मतलब ये ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। पोएट जॉन मिल्टन इसमें अपने आप के बारे में बता रहे हैं, खुद के दुख दर्द को बयां कर रहे हैं। ही इज एक्सप्रेसिंग हिज ऑन पैथोस सैडनेस। ग्लूमी पोयम है, पैथोस से भरी हुई है, सैडनेस इसके अंदर है। तो व्हेन आई कंसिडर, जब मैं इस बात पे विचार करता हूं, कंसिडर करता हूं, आई थिंक ओवर दिस थिंग कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट। अब देखो लाइट जो है यहां पे, ये सूरज की रोशनी या बल्ब की रोशनी नहीं है, इसका एक दूसरा मीनिंग है। लाइट का मतलब यहां पे आई साइट। लाइट का मतलब क्या है दोस्तों? यहां पे आई साइट है, दृष्टि है आपकी आंखों की, आई साइट है। और एक तरह से इसको ना मेटाफर के रूप में यूज किया गया है। इसको हमने किसके रूप में यूज किया है? मेटाफर के रूप में यूज किया है। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं कंसिडर करता हूं कि हाउ माई लाइट, मेरी जो रोशनी है, मेरी जो आंखों की रोशनी है, इज स्पेंट। अब स्पेंट देखो दो मतलब है। एक तो स्पेंट का मतलब यहां पे लॉस्ट है, मेरी नजर, मेरी आंखें कैसे लॉस्ट हो गई, मेरी आंखें कैसे चली गई, मैं जब सोचता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। एक स्पेंट का जो मैंने बताया टैलेंट वाला, जो लॉर्ड ने पैसे दिए थे, ऐसे भगवान ने आपको आंखें दी और आपने उस आंखों को लॉस्ट कर दिया, उस दृष्टि को लॉस्ट कर दिया। जो टैलेंट आपको दिया था, जो पैसा आपको, जो मनी आपको दिया था, आपने उसको स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, ऐसे बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया। तो ये साथ में जोड़ रहा है। When I consider how my light is spent, आई होप एक एक वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। आई किसके लिए यूज हुआ है यहां पे? जॉन मिल्टन के लिए।
ये ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है और ये जॉन मिल्टन के लिए यूज हुआ है। हु बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44 इन 1652। 1652 में वो ब्लाइंड हो गए थे। ठीक है, तो पहली लाइन उन्होंने अपने बारे में बताई। आगे कहते हैं और हाफ माई डेज, अर मीन्स होता है बिफोर, हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। देखो डेज डार्क, डी और डी, वर्ल्ड एंड वाइड, WW। तो आपको नहीं लगता कि ये एलिट्रेशन है? अनुप्रास अलंकार यहां बताया गया है, एलिट्रेशन है। क्या होता है एलिट्रेशन? जब आसपास के जो टू और मोर देन टू वर्ड्स, उनके जो इनिशियल वर्ड्स हैं, उनके जो इनिशियल साउंड्स हैं, एक्चुअली वो अगर सेम कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, जैसे WW, D और D एक ही लाइन में अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं टू और मोर देन टू वर्ड्स में, तो दिस इज नॉन एज एलिट्रेशन। तो यहाँ ये एलिट्रेशन है, डार्क डेज, डार्क वर्ल्ड वाइड। तो खूबसूरत पोयम है, उन्होंने एलिट्रेशन का यूज किया। और फिर वो कह रहे हैं कि और हाफ माई डेज, मेरी जिंदगी के आधे दिन जब गुजर गए। माई डेज मतलब द डेज ऑफ माई लाइफ, द डेज ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की जो दिन थे वो आधी गुजर गई थी। एंड दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, आंखें चली गई और मैंने लगभग आधी उम्र जी थी। देखो वैसे तो ये कहेंगे कि यार थोड़े सनकपन है, जॉन मिल्टन को कैसे पता चला मैथमेटिकली, क्या कोई वो मतलब अपने फॉर टेलर थे क्या वो, उन्होंने कैसे पता लगा कि साहब मेरी जिंदगी आधी हो गई और 44 की जिंदगी है, आधी पे अगर वो हुए 44 पे ब्लाइंड हुए तो क्या वो 88 तक जिए थे क्या? जबकि अगर देखें तो वो उनका जो था वो टाइम था वो 1608 से 1674 तक था। तो अगर इसको हम देखें तो 66 ईयर्स ऑलमोस्ट बैठता है। बट ये अंदाजा है कि 40-45 साल ऐसा लगता है कि भाई अब आधेड़ हो गए, आधी उम्र तो हो गई, हमने जीवन का आधा काल जी लिया है। तो वो उससे भी पहले अर मीन्स बिफोर, हाफ माई डेज, मेरी जिंदगी के जो आधी जिंदगी थी, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, मैं अपने इस डार्क वर्ल्ड में, अपने इस अंधेरी दुनिया में। अंधेरी दुनिया कैसे हो गई? जब किसी की नजर चली जाती है, जब किसी की आंखें ब्लाइंड, वो जब ब्लाइंड हो गए, आंखें ही नहीं रही उसकी, तो उसके लिए तो पूरी दुनिया अब क्या हो जाएगी? अंधेरी हो जाएगी, डार्क हो जाएगी। इतना बड़ा जो दुनिया है, संसार है, वर्ल्ड एंड वाइड, उसके लिए हर तरफ अंधेरा है। आप अपनी आंख बंद करके देख लें, आपको लगेगा कि अंधेरा ही अंधेरा है, और जब आंखें छिन जाए तो होता ही होता है। तो ये तो एक बिल्कुल सीधा वर्ड मीनिंग हो गया। एक दूसरा ये भी कह सकता है डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, भाई जिंदगी डार्क है मतलब दुखी है, ग्लूमी है। तो डार्क वर्ल्ड, ग्लूमी वर्ल्ड, दुखी संसार, ग्लूमी वर्ल्ड। इस दुखी संसार में मैं अंधा हो गया, अब मैं इस दुखी संसार में अकेला जीना है, मुझे बिना आंखों के जीना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे जिंदगी जी पाऊंगा। जॉन मिल्टन ऐसा कह रहे हैं। एंड आगे बात करते हैं, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। देखना आप, ये जो टैलेंट वाली कहानी है, ये मैं बता रहा था आपको, ये है वही मैथ्यू 25 बाइबल से। ये एक हमने ये पैरेबल लिया, जॉन मिल्टन ने, जॉन मिल्टन ने एक पैरेबल लिया, और वो वन टैलेंट के दो मीनिंग निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। एक वन टैलेंट जो इस पोएम में जॉन मिल्टन के अकॉर्डिंग जो साफ साफ है, वो तो है उसका पोएटिक टैलेंट। पोएटिक टैलेंट, जो भगवान ने उनको पोएम्स के लिए जो टैलेंट दिया है, उस टैलेंट की बात हो रही है। और एक टैलेंट का मतलब होता है मनी, जो मैथ्यू 25 में टैलेंट का वहां पर मतलब है मनी। वो मनी, वो पैसा, वो कॉइन, वो मनी, वो कॉइन जो लॉर्ड ने अपने 3 सर्वेंट्स को, 3 मिनियंस को दिया था कि भाई मैं देके जा रहा हूं, मैं आता हूं और अब देखते क्या करते हैं। तो 2 ने उसको इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे, और एक ने उसको हाइड कर दिया, एक ने उसको बैरी कर दिया था, जिसके बाद वो डांट पड़ी, उसको घर से निकाल दिया गया था।
तो ये वही वन टैलेंट का यहाँ पैरेबल है, एक एलिगरी, एक उदाहरण लिया गया है, विच इज डेथ टू हाइड। और क्या किया जॉन मिल्टन ने, उनको टैलेंट मिला, पोएटिक टैलेंट, जैसे उसको मिला था पैसा, उसने क्या कर दिया, डेथ टू हाइड, उसको हाइड कर दिया, उसको छुपा दिया, उसको दबा दिया, बैरी कर दिया, उसको हाइड कर दिया। तो जॉन मिल्टन यह कहते हैं कि भाई वो ओलिवर क्रॉमवेल और वो वहां के राजा के बीच की लड़ाई में और पॉलिटिक्स सिनेरियो के अंदर वो पोएम्स लिखना भूल गए। जो टैलेंट भगवान ने दिया था उसको यूज करना उन्होंने बंद कर दिया। अब वो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लगे, उसका थोड़ा बहुत लिखा भी उन्होंने, हालांकि उन्होंने पॉलिटिक्स में भी लिखा उस समय, बट पोएम्स नहीं लिखी उन्होंने। पैराडाइज लॉस्ट जैसा उन्होंने जो एपिक था वो अंधे होने के बाद लिखा। जब उनको समझ में आया यार मैं तो अपने पोएटिक टैलेंट को बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया, छुपा दिया, हाइड कर दिया, डेथ टू हाइड, उसको छुपा करके मार दिया, खत्म कर दिया, डेथ टू हाइड। जिस प्रकार उसने पैसे को दबा दिया था, ऐसे इसने अपने टैलेंट को दबा दिया, छुपा दिया, यूज नहीं किया। लोज्ड, छुपा दिया, विद मी यूजलेस, बर्बाद कर दिया, यूजलेस कर दिया उस टैलेंट को, पोएटिक टैलेंट को, ऑफ राइटिंग पोएट्री। दो माई सॉल मोर बेंट, हालांकि मेरी जो आत्मा है, मेरा जो दिल है वो बेंट, वो डिजायर करता है, इच्छा रखता है, वो डिजायर करता है किस चीज की, कि भैया मुझे तो पोएम लिखनी है, मेरे मन में था, मौका नहीं मिला, मैं कहीं रास्ता भटक गया। हालांकि मेरी सॉल, मेरी आत्मा, मेरा दिल बेंट, ये झुका हुआ था, झुकाव था कविताओं के प्रति, पोएम्स के प्रति, पोएट्री के प्रति, लिटरेचर के प्रति। ही वॉज डेडिकेटेड, डिजायर थी उसकी, बट for some reasons he couldn't implement, he couldn't do the great job। अब उसको थोड़ा डर लग रहा है कि उसने अपने टैलेंट को छुपा लिया, हालांकि उसके मन में था कि वो कुछ करे, पोएम्स लिखे अच्छी अच्छी, बट वो कर नहीं पाए, couldn't do that। to serve there with my maker, उस पोएटिक टैलेंट से मेरी सॉल, मेरी आत्मा में ये इच्छा थी, मेरा मन था बहुत ज्यादा कि मैं सेवा करूं, टू सर्व, मैं सेवा करूं अपने मेकर की। मेकर का एम कैपिटल है, ये अलमाइटी गॉड के लिए यूज किया गया है। मैं अपने उस मेकर की, उस खुदा की, उस भगवान की मैं जो है वो सर्व करूं, टू सर्व देयर विथ, उन कविता के टैलेंट से, पोएटिक टैलेंट से मैं भगवान की सर्व करूं, सेवा करूं, और उनके लिए बहुत अच्छी खूबसूरत पोएम लिखूं, कंपोज करूं, और उनको डेडिकेट करूं, उनको डिवोट करूं, और भगवान की सेवा करने का मुझे मौका मिलता, बट मैंने वो मौका गवा दिया, अपने टैलेंट को मैंने खराब कर दिया। इस बात का दुख मना रहा है जॉन मिल्टन अपनी पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस में। दुख है क्योंकि वो रिलीजियस पर्सन है, वो है ना, रिलीजन में बहुत बिलीव करता है, उसकी फैमिली पूरी रिलीजन में बिलीव करती थी, तो उसको बड़ा दुख हो रहा है कि यार मैंने क्या किया है, मैंने समय बर्बाद कर दिया, आई वेस्टेड माई टाइम टोटली। ही रिपेंट्स, वो पछतावा करता है। टू सर्व देयर विथ माई मेकर, मैं अपने उस मेकर को जवाब कैसे दूंगा जिनकी मुझे सेवा करनी थी, वो तो मुझे डांटेंगे अब। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, मैं उनको अपना ट्रू अकाउंट, मेरा जो असली अकाउंट था, मेरा असली खजाना था, मेरा जो असली, जो मेरा संपत्ति थी, मेरा जो टैलेंट था ना, उनसे मैं सेवा करता, उनको प्रेजेंट करता, उनके लिए मैं अच्छी अच्छी कविताएं लिखता, उनको गुणगान करता, वो मैं नहीं कर पाया। अब मैं नहीं कर पाया तो अब वो उस चीज का उनको दुख है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि जब भगवान मुझे मिलेंगे तो वो मुझे रिटर्निंग चाइल्ड, वो मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे, बदले में मुझे वो डांट फटकार देंगे, जैसे उस लॉर्ड ने, उस मालिक ने जिसने टैलेंट, मनी अपने 3 मिनियंस को, 3 सर्वेंट्स को दिए थे और फिर आने पर उसे डांटा था। तो ऐसे जब भगवान आएंगे या मैं भगवान के, मेरे जब मुलाकात होगी आपस में, तो वो मुझे डांटेंगे, रिटर्निंग चाइल्ड, स्कोल्ड करेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे। बड़ा डर लग रहा है, भगवान का डर लग रहा है उनको, यानी कि भगवान में बिलीव तो है, भगवान अपने मेकर में, गॉड में उनको बिलीव है। मेकर वर्ड यूज किया भगवान के लिए, जिन्हें बनाया, निर्माता हमारे भगवान। तो रिलीजन पर है, रिलीजियस पोयम है। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, इस लाइन को अच्छी तरह याद कर लेना, इसके मीनिंग को याद कर लेना।
ये रिटोरिकल क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। डथ गोड दो क्वेश्चन पूछा है, और रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चन, जिनका जवाब इन क्वेश्चन में ही दिया हुआ होता है। अगर क्वेश्चन एफर्मेटिव है तो जवाब नेगेटिव होगा, मतलब अगर एफर्मेटिव है तो बनाया जाएगा, जैसे ये एफर्मेटिव बनाया गया तो इसका जवाब नेगेटिव आएगा। अगर क्वेश्चन नेगेटिव जवाब पॉजिटिव आएगा। रिटोरिकल है, जवाब उसी में छिपा होता है। एक्चुअली इस बात को बहुत अच्छे ढंग से कहने के तरीके होते हैं। लिटरेचर का एक टर्म है, लिटरेरी पोएटिक डिवाइस है जिसमें आप रिटोरिकल क्वेश्चन यूज करते हैं। तो यहां पर रिटोरिकल क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। और इसमें जो जॉन मिल्टन है वो हिम्मत कर रहे हैं भगवान से क्वेश्चन पूछने की। हालांकि रिलीजियस जो लोग होते हैं ना, वो भगवान से ना सवाल जवाब नहीं करते। दे फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ गॉड विदाउट एनी क्वेश्चन, जस्ट डू दिस लाइक दिस। और भगवान जो कहते हैं, स्टैंड एंड वेट द ऑर्डर ऑफ गॉड एंड दे फॉलो without any questioning. And John Milton is the same kind of person, but थोड़ा दिमाग उनका खराब हो गया, थोड़ा गुस्से में भी हैं, अंधे हो गए, थोड़ा दुख भी है, पछतावा भी है, इसलिए उन्होंने हिम्मत कर ली ये क्वेश्चन पूछने की। डथ गॉड एग्जैक्ट, क्या भगवान एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का मतलब यहां पे डिमांड है। क्या भगवान डिमांड करेंगे? क्या भगवान मुझसे उम्मीद करेंगे? क्या भगवान मुझसे क्लेम, दावा करेंगे? डिमांड करेंगे, क्लेम करेंगे, दावा करेंगे क्या वो? डे लेबर, कि मुझसे वो काम करवाएं जो दिन में करवाए जाते हैं। दिन में करवाने का काम, जैसे कि जो भी काम दिन में होते हैं, है ना, पढ़ने का, लिखने का, जाने का, गाड़ी चलाने का, मजदूरी का, ये सारे काम दिन के होते हैं। तो क्या वो ऐसा ही कोई दिन का काम, क्या वो ऐसा ही कोई दिन का काम उम्मीद करते हैं क्या मेरे से? क्योंकि मैं तो अंधा हो गया, आई हैव बिकम ब्लाइंड, टोटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। सो डज गॉड एक्सपेक्ट, डज गॉड डिमांड फ्रॉम मी? क्या वो डिमांड करते हैं क्या कि आई विल राइट पोएम्स नाउ? हाउ कैन आई? बिकॉज माई लाइट इज स्पेंट, माई आई साइट हैज बीन लॉस्ट. So how can I write poems without eyesight? क्या फिर भी वो मुझसे ऐसी उम्मीद करते हैं? डे लेबर, ऐसे काम जो दिन में किए जाते हैं, जो रोशनी से हो सकते हैं, जो आंखों से ही हो सकते हैं। अब चूंकि मेरी आंखें नहीं है, तो हाउ कैन आई राइट पोएम्स? हाउ कैन आई यूज दैट पोएटिक टैलेंट? वो हिम्मत कर रहा है कि भगवान ये तो समझेगा, मुझे कैसे डांटेंगे फिर वो? जब आंखें छीन ली तो मैं कैसे लिखूंगा? ऐसा वो सवाल जवाब कर रहे हैं, रिटोरिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, लाइट डिनाइड, जिसकी आंखें डिनाइड कर ली हैं, आंखें छीन ली उन्होंने, आंखें मेरे से मना कर दी, आंखें मेरे से ले ली उन्होंने, रोशनी ले ली आंखों की। तो क्या वो मुझसे डे लेबर की उम्मीद करते हैं, एग्जैक्ट करते हैं, मुझसे उम्मीद करते हैं वो? ठीक है, ये वो ऐसा कर रहे हैं। देखिए अब आप, आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट, दो कोमा हो गया, टू प्रिवेंट दैट मर्मर। एक्चुअली इसने जो ना राइम स्कीम ए बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए सी डी बनाने चक्कर में ऐसे लाइनों को तोड़ा है उसने, बाकी यहां खत्म होता है। आई फॉन्डली, फॉन्डली मतलब यहां पे प्यार से नहीं है, वैसे तो प्यार से मतलब होता है फॉन्डली, बड़े प्यार से, दुलार से, केयरफुली, केयरिंगली, बट यहां फॉन्डली मतलब फुलिशली, फुलिशली। आई फॉन्डली, आई हैज बीन यूज्ड फॉर जॉन मिल्टन। आई फॉन्डली आस्क, मैं बड़ी मूर्खता से, फुलिशली मैं पूछता हूं भगवान से। वो जो पिछले में पूछ रहा था कि भगवान, डथ गॉड एग्जैक्ट द डे लेबर लाइट डिनाइड, जिनकी उन्होंने रोशनी छीन ली, क्या उनसे भी दिन के काम करवाने की उम्मीद रखते हैं? आई फॉन्डली आस्क, मैंने बड़ी, मुझे एहसास भी हो गया, जॉन मिल्टन को एहसास हो गया कि यार वो बेवकूफी कर रहे हैं। फॉन्डली आस्क, ये कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है, भगवान से इस तरह सवाल जवाब करना अच्छी बात नहीं है। टू प्रिवेंट दैट मर्मर, तभी जहां बीच में पेशेंस आता है। पेशेंस का क्रिश्चियनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये बहुत अच्छा एक वर्च्यू है, एक सद्गुण है, वर्च्यू है
और ये ना आपको हिम्मत देता है, आपको जब आप परेशानी में फंसे होते हैं तो आपको ये रास्ता दिखाता है। पेशेंस रखना चाहिए, हैव पेशेंस। तो अभी उसका जो पेशेंस है, देखो पेशेंस का पी कैपिटल लिखा जॉन मिल्टन ने, इसको एक्चुअली पर्सोनिफाई किया गया है, यहां पर्सोनिफिकेशन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पेशेंस को पर्सोनिफाई किया है, पर्सन की तरह देखो ये बिहेव कर रहा है। पेशेंस बीच में आता है, टू प्रिवेंट रोकता है। जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा था भगवान से कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट, आई फॉन्डली आस्क, जब मैंने फॉन्डली क्वेश्चन पूछा भगवान से, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, पेशेंस आता है, रोकता है मुझे, भैया क्या बेवकूफी कर रहा है, जिस भगवान ने तुझे बनाया, जिसने भगवान ने तुझे टैलेंट दिया, सब कुछ तुझे दिया, तू तो नंगा आया था, क्या लाया था, उस भगवान से तो क्वेश्चन कर रहा है, बेवकूफ। मुझे खुद को भी गलती का एहसास हो जाता है। जॉन मिल्टन कहते हैं मुझे लग गया यार मैं गलत क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तभी मेरा पेशेंस बीच में दखलंदाजी करता है और मुझे बताता है, मरमर मुझे कंप्लेन करता है, बताता है, सुन रिप्लाइज, God does not need either man's work or his gone on gifts। भगवान को जरूरत नहीं है, भगवान को जरूरत नहीं है तुम्हारे गिफ्ट्स को वापस लेने की, जो दे दिया ना भगवान भूल जाता है उसको। ये वो उस लॉर्ड की तरह नहीं है, छिचोरा टाइप का व्यक्ति कि जो आपसे दिया है वापस ले रहा है, नहीं, उसको बहुत बड़ी संपत्ति है, उसको क्या जरूरत है। God does not need either man's work, न तो उसको आपके काम की जरूरत है कि उसकी आप सेवा करो, काम करो, उसके लिए पोएम लिखो। हजारों लाखों लोग हैं पोएट उसकी सेवा में लगे हुए, आप एक नहीं लिखोगे तो क्या हो जाएगा, उसको जरूरत नहीं है। आइदर मैन्स वर्क, न तो उसको आदमी किसी काम की जरूरत है कि आप उसके लिए काम करो, भागो इधर उधर दौड़ करो, कुछ काम लिखो पढ़ाओ पढ़ो, उसको जरूरत नहीं है। और इज ऑन गिफ्ट्स, और न वो अपने गिफ्ट्स वापस लेता है, जो उसने आपको आंखें दी हैं वो आपने खराब कर ली, वो अलग बात है, कुछ आपका वो कुछ ऐसा था, बट वो ऐसे चीजें दी हुई चीज वापस नहीं लेता है वैसे। हु बेस्ट बेयर इज माइल्ड यॉक, दे सर्व हिम बेस्ट। ये बहुत अच्छी लाइन, बहुत अच्छी लाइन है यहां तक। हु बेस्ट, ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में यूज हो रहा है यहाँ पे, रिलेटिव क्लोज का। हु बेस्ट बेयर इज माइल्ड यॉक, दे सर्व हिम बेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वो देखो माइल्ड होता है मतलब सॉफ्ट, डेलिकेट, लाइट। यॉक मीन्स आप जानते होंगे, जुआ कहते हैं इसको हिंदी में। मैं बताता हूं आपको, जो फार्मिंग जब होती है तो जो ऑक्सन होते हैं, जो बैल होते हैं, उनके ना ऐसे कंधों के ऊपर एक लकड़ी का एक फ्रेम लगाया जाता है, वुडन फ्रेम, और उसको ना ऐसे जोड़ के बैलों के, और उसे रस्से से लगा के पीछे जो ऑक्स चलाने वाला जो होता है ना, वो उससे उसको रेन कहते हैं ना, वो लगाम, उसको कंट्रोल करता है उससे। तो यॉक कंट्रोल करने का है, जैसे आपको ऊंट को इधर जाना चाहिए, बैल को इधर जाना चाहिए कि इधर जाना चाहिए, घोड़े को इधर जाना चाहिए इधर, अलग ऑक्सन वगैरह में ज्यादा लगाते हैं, ऑक्स में और इनमें लगाते हैं, कैमल वगैरह में। तो उससे जो पीछे बैठा राइडर, वो उसको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। ऐसे ही भगवान भी हमें कंट्रोल करता है, लेकिन उसका यॉक स्ट्रिक्ट नहीं है, हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान करने वाला नहीं है, माइल्ड है। कंट्रोल तो करता है भगवान, हमें इधर उधर रास्ता दिखाता है, वो तो माइल्ड यॉक है। और हु बेस्ट बेयर इज माइल्ड यॉक, और जो उस माइल्ड यॉक को जितने अच्छे ढंग से बेयर करता है, सहन करता है। भगवान आपको पीड़ा दे रहा है, लोग कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में भी है कि भगवान आपको टेस्ट करता है, वो चेक करता है, वो आपको परेशान करता है, दिक्कतें देता है, वो आपको ना फिर भी आप देखिए सही रास्ते चलते हो, गलत रास्ते चलते हो, वो चेक करता है। ऐसा भगवान अपने बंदों को चेक करता है, टेस्ट करता है कि वो कितने फेथफुल है भगवान के लिए, कितने अच्छे हैं वो लोग, कितने ऑनेस्ट हैं। वो ऐसे कष्ट देगा, परेशान देगा, आपको बेईमानी करने का मन करेगा, लेकिन नहीं, जो जितने अच्छे ढंग से, बेस्ट तरीके से जो बेयर करता है माइल्ड यॉक को, भगवान के उस माइल्ड यॉक को, उस परेशानियों को, रेस्ट्रिक्शन बाधाओं को, उन ऑब्स्टिकल्स बाधाओं को, परेशानियों को, उन ऑपरेशंस को, उन शोषण को, भगवान के उन दुखों को, पीड़ाओं को, सफरिंग्स को, पेन्स को जो बेयर करता है हैप्पीली विदाउट एनी क्वेश्चन, दे सर्व हिम बेस्ट। वही उसकी सच्ची सेवा करते हैं। ये जवाब देता है उसका पेशेंस, जॉन मिल्टन का। जब वो भगवान से आरोप लगाना चाह रहा था, भगवान से जब कंप्लेन कर रहा था, तो पेशेंस ने कहा
कि भैया भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हें उसने पीड़ा दी, तुम्हारी आंखें छीन ली, तुम्हारी आईसाइट छीन ली, लेकिन अब तुम्हें ये दुख को सहन करना पड़ेगा। जो जितना अच्छा सहन करेगा वो भगवान की उतनी अच्छी सेवा करेगा, भगवान नाराज नहीं होंगे। अब सेवा करो, अब करो, टैलेंट दिखाओ, कोई बात नहीं, अंधे हो, पीड़ा है। तब जाके फिर पैराडाइज लॉस्ट लिखी, जो अंग्रेजी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट राइटिंग है, मास्टरपीस। कुछ लोग तो कहते हैं कि लिटरेचर जो इंग्लिश का है वो जॉन मिल्टन से पहले का है, जॉन मिल्टन के बाद का है। उसने डिवाइड कर दिया बिल्कुल तरीका ही। हिज स्टेट इज किंगली, हिज स्टेट यह है गॉड के लिए। उसका जो स्टेट, उसका जो राज्य है वो तो किंगली है, किंगली राजशाही है, राजाओं से जैसा है वो। उसका तो बहुत सारे नौकर चाकर, बहुत सारी सेवा करने वाले लोग हैं। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों लोग, बिडिंग स्पीड। बस एक आदेश देने की जरूरत है साहब, एक बार कहने की जरूरत है, केवल एक बार बोलने की जरूरत है, भगवान को इच्छा जाहिर करने की जरूरत है। हजारों लोग उसकी सेवा में लगे हुए हैं। या हजारों मतलब यहां पे एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं। बिडिंग स्पीड, ऐसे भाग भाग के काम करते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। ये जो एंजल्स हैं ये पोस्ट यानी स्पीडली भागते हैं, हरिडली, गो हियर एंड दियर, भागते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं। और लैंड, चाहे वो भूमि हो, जमीन हो, एंड ओशन, चाहे पानी हो, सी हो, अर्थ हो, लैंड हो, हवा, एयर हो, जहां का मर्जी काम बता दें भगवान, उनके एंजल्स, उनके सेवक लगे हुए हैं सेवा करने में विदाउट रेस्ट। और ना वो कभी रेस्ट भी नहीं करते, 24/7 सर्विस इज अवेलेबल टू गॉड बिकॉज ही इज किंग ऑफ किंग्स, ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। ये वो उस जमींदार, उस सेठ की तरह नहीं है जिसने अपने 3 नौकरों को मनी दिया था और फिर पैसा अब नहीं बढ़ा तो उन्होंने भगा दिया और कष्ट दे दिया। गॉड ऐसे नहीं है, आपके काम की जरूरत नहीं है उनको। उनके पास तो थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ सर्वेंट्स हैं जो स्पीड में काम करते हैं, पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, एयर, वेयर एवर काम करते रहते हैं विदाउट रेस्ट। आपकी कोई उनको ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी आप करना चाहो तो उनके माइल्ड योग को बस आप केवल बेयर करो। यही उनकी सच्ची सेवा है, जो भगवान ने आपको दे दिया उसको सहन करो, यही भगवान की सच्ची सेवा है। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर याद करना आप लोग। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। उस भगवान की तो वो भी सेवा करते हैं, भगवान की तो वो लोग भी सेवा करते हैं हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल खड़े रहते हैं और वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। अब आपको लगेगा यार ये तो सेंटेंस में ही कुछ विचित्र बात है, स्ट्रेंज आइडिया है, इसे हम कहते हैं पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स मतलब सेल्फ कॉन्फ्लिक्टेड सेंटेंस, जिसमें उस सेंटेंस पढ़ेंगे तो लगेगा यार तो इसमें तो ना कंट्रोवर्सी है, विरोधाभास है। तो लग रहा है देखो, वो लोग भी सेवा करते तो केवल खड़े रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। अरे यार तू केवल खड़ा है, इंतजार कर रहा है, कुछ काम तो कर भैया। अपन लोग ऐसे बोलेंगे, लेकिन भगवान की नजर में तो वो लोग जो चुपचाप खड़े हैं, स्टैंड एंड वेट द डिक्री ऑफ गॉड, ऑर्डर ऑफ गॉड, कि ही विल गिव अस ऑर्डर एंड वी विल फॉलो द ऑर्डर, जस्ट वेटिंग एंड स्टैंडिंग, यू कैन सर्व बेस्ट टू गॉड। भगवान की तभी बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो भी सेवा करते हैं भगवान की जो चुपचाप खड़े रहते हैं और भगवान के आदेश का इंतजार करते हैं। वो तो करते ही हैं जो भागते हैं इधर उधर ओशन में, लैंड में, और भगवान की सेवा करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। बट वो लोग भी भगवान की सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं, ओनली स्टैंड एंड वेट, ओनली स्टैंड एंड वेट। दे ऑल्सो सर्व गॉड, वो भी तो भगवान की सेवा करते हैं। तो ये एक पोयम है और लास्ट में वो रेजिग्नेशन हो जाता है, भगवान को अपने आप को सौंप देते हैं, कहते हैं कि भाई ठीक है, भगवान ही सब कुछ है, अलमाइटी गॉड है, वो जो कह रहे हैं वही करना है, वो जो उन्होंने कर दिया वो मान लिया हमने, ठीक है ना,
तो वो बिल्कुल जॉब की तरह, जॉब जो एक बिब्लिकल बाइबल के अंदर एक कैरेक्टर है, तो वो ये कहते हैं कि भाई नेक्ड वी केम, नेक्ड शैल वी गो, भगवान ने दिया, भगवान ने लिया, कोई दुख मनाने की जरूरत नहीं है, हमें तो केवल उनके आदेशों की पालना करनी चाहिए। बेयर हिज माइल्ड यॉक, उनके जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनके जो डिफिकल्टीज जो उन्होंने दे दी, जो पेन सफरिंग दे दिए, विदाउट एनी कंप्लेन हमें वो जो है बेयर करने चाहिए, उनको सहन करना चाहिए। एंड फॉलो एंड वेट द ऑर्डर ऑफ गॉड, वो लोग भी अच्छी सेवा करते हैं भगवान की, जो केवल स्टैंड खड़े रहते हैं और वेट करते हैं। बाकी इसके पास थाउजेंड्स ऑफ बिडिंग जो है, उसके वो बिडिंग स्पीड, आदेश की स्पीड से करने वाले लोग हैं, चाहे फिर वो और विदाउट रेस्ट करते हैं, ओवर लैंड एंड एयर एंड ओशन। ठीक है, तो ये पोएम है दोस्तों, जिसमें शुरू में वो ग्रीफ, दुखी है कि उसकी आंखें चली गई, फिर वो भगवान से क्वेश्चन करता है, तभी पेशेंस आता है और वो समझाता है कि भैया ऐसे क्वेश्चनिंग करने से मतलब नहीं है, तुम तो भगवान के आदेश की पालना करो, जो माइल्ड यॉक है उसको बेयर करो और भगवान का इंतजार करो आदेश का, कि वो आपको आदेश देंगे और आप उनको फॉलो करेंगे। स्टैंड एंड वेट, आप उससे भी भगवान की बेस्ट सर्विस कर सकते हैं, माइल्ड यॉक को बेयर करके भी सर्विस कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको लैंड और सी पर और इन पर भाग भाग करके ही सेवा करें तभी आप सेवा कर पाएंगे। और भगवान को आपकी गिफ्ट वापस नहीं चाहिए, तो वो वापस गिफ्ट नहीं लेगा, ठीक है ना, और वो आपसे कोई काम की जो उम्मीद भी नहीं करता। उसके पास तो थाउजेंड्स ऑफ, लैक्स ऑफ, मिलियंस ऑफ सर्वेंट्स हैं जो रेडी खड़े हैं, दे आर रेडी टू फॉलो द ऑर्डर्स, ठीक है ना। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है, इंतजार करो, भगवान जो आदेश दे, जो भगवान जो मर्जी हो करना बाद में, और जॉन मिल्टन अपने आप को से हिम्मत दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आज वाली क्लास से आपको यह समझ में आ गया होगा कि पोएम्स को पढ़ा कैसे जाता है, उनकी एक एक बात को समझना है, कहां उन्होंने पैराडॉक्स यूज किया, कहां उन्होंने पर्सोनिफिकेशन यूज किया है, कहां उन्होंने, जैसे मरमर आया था अभी थोड़ी देर पहले, तो मरमर में ओनोमोटोपिया हो गया, ठीक है ना, कहां पर उसके अंदर एलिटेशन है, कौन से एलिग्री यूज की गई है, कौन से पैरेबल यूज किए गए हैं, इसका बेसिक क्या है, किस तरह की पोएम है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना, इन सब बातों पे फोकस करना है। तो आई होप कि पहली पोएम आपको समझ में आ गई होगी जो हमने पढ़ी है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इनके एक्सप्लेनेशंस, इनके थीम्स और जो मैंने आज पढ़ाया है उसको मैं आपको और समझाऊंगा। तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी दोस्तों। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, चाओ।